ये जो मैं इंटरेस्ट रेट्स आपको बता रहा हूँ वो इंटरेस्ट रेट को आप रेपो रेट कहते हो। क्रूड जब ऊपर जाता है करेंसी में भी फ्लक्चुएशन आती है जिसकी वजह से भी आपका मार्केट गिरता है। ओवरनाइट कोई भी रिजर्व करेंसी चेंज नहीं हो जाता है। 500 साल में 5 बार रिजर्व करेंसी चेंज हो चुकी है, पर आज डॉलर है, अगर इसे चेंज होना है 20-30 साल लगेंगे इस इकोसिस्टम को चेंज होते हुए। इंडिया का रुपी गिरना और डॉलर ऊपर आना FIIs के लिए बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन है। ग्लोबली गोल्ड को डॉलर में ट्रेड किया जाता है। सबका रिलेशनशिप सिर्फ ये दो छोटे से इक्वेशन पे डिपेंडेंट है। अगर आप ये करना चाहते हो तो ही मैं सीज फायर के लिए आपके साथ बात करूंगा। आपका इक्विटी ऊपर जाएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा और बॉन्ड्स ऊपर जाएंगे। दिस इज मैक्रो इन्वेस्टिंग। हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? मेरा नाम कीर्तन शाह है। मुझे थोड़ा सा मैक्रो इन्वेस्टिंग के बारे में अंदाज़ा है, उसे यूज़ करके मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आप लोग को मैक्रो इन्वेस्टिंग किस तरीके से की जाती है उसकी थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। और आज हम जो भी पढ़ने वाले हैं ना, वो फॉर ऑल टेक्निकल पर्पसेस आप किसी भी फ्यूचर सिचुएशन में इसको रेप्लिकेट कर सकते हो। ये थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होता। तो मैं आपको आज जो हो रहा है उस हिसाब से मैक्रो इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए उस कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ, तो आपको आज जो हो रहा है उससे रेलेवेंस मिल जाएगा। पर जैसे मैंने कहा, ये प्रोसेस इज सिमिलर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आज से 5 साल बाद भी ऐसी या कोई भी दूसरी सिमिलर सिचुएशन होती है। आप मैक्रो इन्वेस्टिंग को इसी तरीके से सोचेंगे जिस तरीके से मैं आज आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आज क्या हो रहा है? तो आज ये हो रहा है कि ईरान और इजराइल और यूएस की वॉर हो रही है। और ईरान और इजराइल यूएस वॉर की वजह से क्या हो रहा है? सबसे पहले क्रूड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। सो ईरान और यूएस वॉर की वजह से सबसे पहली चीज ये हो रही है कि क्रूड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। क्रूड प्राइसेस क्यों ऊपर जा रहे हैं? ईरान जहां पर लोकेटेड है ज्योग्राफिकली, उसके बाजू में जो सी रूट है जहां से ऑयल कम्यूट होता है, वो रफली 15-20% ऑफ द ग्लोबल क्रूड को ट्रांसपोर्ट करने की जगह है और ईरान उसे ब्लॉक कर बैठा है। तो अगर ईरान उसे ब्लॉक कर बैठेगा तो वहां से शिप्स नहीं जा पाएगी, तो ऑयल कम्यूट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ऑयल सप्लाई कंस्ट्रेन हो गया, इसलिए ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये करंट सिचुएशन है। अब ऐसी करंट सिचुएशन में आप ऑयल के प्राइसेस कहां जाएंगे उस पे तो आप बेट नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है टेक्निकली पता ही नहीं है कि ये जियोपॉलिटिक्स या वॉर कब खत्म होगा, क्योंकि आप तो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हो। तो आपको तो कभी भी नहीं समझेगा कि क्रूड प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर चले गए, यहां से और ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, उस पे आपका जजमेंट नहीं है। बट अज्यूमिंग के क्रूड प्राइसेस ऊपर है और ऊपर रहेंगे, तब आप किस तरीके से सोचोगे और किस तरीके की इन्वेस्टिंग करोगे, वो थोड़ा लॉजिक आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि क्रूड प्राइसेस गोइंग अप 2 मेजर चीजों को इंपैक्ट करेंगे, और वो 2 मेजर चीजों की वजह से कैपिटल मार्केट्स में या तो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं या प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्रूड प्राइसेस इंपैक्ट करते करेंसी को, एंड क्रूड प्राइसेस टिपिकली इंपैक्ट करते हैं आपके यील्ड्स को, जिसे आप इंटरेस्ट रेट्स भी कहते हैं। अगर फ्यूचर में आपको एक चीज जो इंपैक्ट हो रही है मार्केट में, जैसे आज क्रूड प्राइस इंपैक्ट हो रहा है, वो पता चल जाए, पर उसका रिलेशन करेंसी को कैसे मूव करेगा या उसका रिलेशन यील्ड या इंटरेस्ट रेट्स को कैसे मूव करेगा, तो आपको समझ जाएगा कि आपको किस तरीके का निवेश करना है। जैसे मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले क्रूड प्राइस के ऊपर जाने से यील्ड्स या इंटरेस्ट रेट्स में क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले क्रूड का भाव ऊपर जाएगा, तो क्रूड के भाव के ऊपर जाने की वजह से सबसे पहला इंपैक्ट होएगा कि आपके इन्फ्लेशन को वो बढ़ा देगा कंट्री में। क्योंकि आज अगर तेल महंगा हो गया तो आपने कहीं पर भी फार्म प्रोड्यूस किया है, वो फार्म को किसी और स्टेट में लेके जाने के लिए उसका प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा और उस वेजिटेबल का प्राइस ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगा। और किसी भी चीज को आपको एक जगह पे आपने कुछ भी मैन्युफैक्चर भी किया, उसको भी किसी और स्टेट में लेके जाना है, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए जो महंगा हो जाएगा। तो टिपिकली जब भी क्रूड ऊपर जाएगा ना, आपका इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। और जब भी इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो एक चीज
हर बार होगी, वो है कि आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब है? इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा तब जाकर आपकी ईएमआईज महंगी होगी, और आपकी अगर ईएमआई महंगी होगी तब जाकर आप लैपटॉप की डिमांड को बढ़ा नहीं पाओगे। भाव ऑलरेडी बढ़ चुका है, आप ज्यादा डिमांड करोगे कि मुझे लैपटॉप चाहिए तो भाव और भी ऊपर जाएगा। तो अगर डिमांड कम करनी है तो आरबीआई के पास एक ही तरीका है कि ब्याज दरें या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दे। तो जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है, आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक टिपिकली इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से डिमांड उस प्रोडक्ट का कम हो जाता है। अब प्लीज अंडरस्टैंड कि ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और आरबीआई की पॉलिसी मीट आज नहीं है, शायद 3 महीने बाद है, 6 महीने बाद है, 12 महीने बाद है। तो जरूरी नहीं है कि आप वो 3 महीना या 6 महीने तक रुकेंगे कि जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा तब मार्केट पे इंपैक्ट होगा। नहीं, इंटरेस्ट रेट का इक्विवेलेंट मार्केट में होता है यील्ड। इसका मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो ऑलरेडी एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वहां पर आपको टेक्निकली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की ग्लिम्स मिल जाएगी। कैसे? कोई भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने तक रुकता नहीं है। मार्केट ये होने के बहुत पहले ही रिएक्ट कर जाता है। ये रिएक्शन आपको कहां दिखेगा? तो जैसे स्टॉक्स लिस्टेड है एक्सचेंज में, वैसे ही बॉन्ड्स भी एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो सर अभी एक डाउट है, तो अभी जब इंटरेस्ट रेट आप बोल रहे हो तो ये वो इंटरेस्ट रेट है जो मतलब इन्वेस्टर को फ़ायदा नहीं होगा। लाइक मेरे दिमाग में जब इंटरेस्ट रेट आता है तो मेरा हिसाब से एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अगर वो ऐसा रियल में होता है ड्यू टू क्रूड प्राइस, तो स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क भी बढ़ जाएगा। तो मतलब सो ये जो मैं इंटरेस्ट रेट्स आपको बता रहा हूं, वो इंटरेस्ट रेट को आप रेपो रेट कहते हो। इंडिया में इसे रेपो रेट कहा जाता है। तो आरबीआई जब रेपो रेट्स को बढ़ाता है तो बैंक्स जिस तरीके से अपने रेट्स को सेट करते हैं, उसका एक हिस्सा रेपो रेट का रेफरेंस है। तो मान लीजिए रेपो रेट 6% है, तो बैंक किसी को भी लोन देते वक्त, आसान करने के लिए बता रहा हूं, वो टिपिकली कहेंगे कि रेपो रेट के ऊपर 2% आपको इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। टेक्निकली ऐसा नहीं होता है, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे यू विल अंडरस्टैंड। तो जब रेपो रेट 6 की जगह पे 7 हो जाता है, तो यहां पहला कंपोनेंट आपका 6 की जगह पे 7 हो गया, प्लस 2% हो गया। तो पहले लोन जाता था 6 + 2 में, अब लोन जाएगा 7 + 2 में। तो रेपो रेट बढ़ाने की वजह से इंपैक्ट ऑन द ग्राउंड भी है। आपकी एफडी का भी रेट बढ़ जाएगा थोड़ा सा, और बैंक्स जब लोन देती है वो रेट भी बढ़ जाएगा। आरबीआई जब अपना रेट ऊपर नीचे करता है, उसका इंपैक्ट मार्केट पे, फिक्स डिपॉजिट पे भी आता है, और बैंक्स जो लोन दे रहे हैं उस पे भी आता है। सर अगर सिंपली बोला जाए तो मतलब जो बैंक्स लोन दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। करेक्ट। सिंपल कि मैं अगर कार लोन ले रहा हूँ तो अगर बढ़ने से पहले 8% था, अभी बढ़ के वो 9% हो गया या 10% हो गया। और उसी की वजह से, क्योंकि आपकी ईएमआई महंगी हो जाएगी, आप ज्यादा गाड़ियां नहीं खरीदेंगे और गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी। राइट? इस तरीके से ही आरबीआई इन्फ्लेशन मैनेज कर सकता है। अब आप रुकते नहीं हो या मार्केट रुकता नहीं है आरबीआई के इंटरेस्ट रेट या रेपो को बढ़ाने तक। मार्केट ऑलरेडी इसे फैक्टर इन पहले ही कर लेता है। कैसे? तो जैसे स्टॉक्स लिस्टेड है एक्सचेंज पे, वैसे ही बॉन्ड्स भी एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो मान लीजिए गवर्नमेंट का बॉन्ड लिस्टेड है जो 2026 में मैच्योर होने वाला है। ओके, तो उसे इस तरीके से लिखा जाता है 6.56% GOI 2026। इसका मतलब है इस बॉन्ड पे गवर्नमेंट 6.56% इंटरेस्ट दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है, और 2026 में इसकी मैच्योरिटी है। ये बॉन्ड जब लिस्ट होता है ना, तब मान लीजिए 100 रुपए का होता है। पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है मार्केट में और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, तो लोग इस बॉन्ड्स को बेचने लगते हैं। तो इसको अगर आप बेच दे 95, बेचकर अगर उसे आप 95 की वैल्यू तक लेके आए,
तो लोगों ने बेचा 100 रुपए का बॉन्ड, 100 रुपए का बॉन्ड, अब हो गया 95। तो अब अगर आप इसे 95 पे खरीदेंगे तो मैथ कुछ इस तरीके से काम करेगा। आपने 95 पे खरीदा, 2026 में आपको मैच्योरिटी तो 100 ही रुपए की मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपसे 100 रुपया लिया था, गवर्नमेंट आपको 100 रुपया वापस करेगा। ये तो मार्केट में नीचे गया तो आपने 95 में खरीदा, और गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट भी उतना ही देगा, 6.56% हर साल 10 साल के लिए, और मैच्योरिटी पे 100 रुपया वापस। अब अगर आप देखें, जब बॉन्ड ओरिजिनली इशू किया गया था तो 100 रुपए पे था, मैच्योरिटी पे आपको 100 रुपया मिलता, और बीच में आपको 6.56 हर साल मिलता। तो आपको रिटर्न कितना मिला? 6.56। पर यहां पर अगर आप 95 पे खरीद रहे और मैच्योरिटी 100 रुपए पे होगी, तो क्या आपको 6.56 मिल रहा है या उससे ज्यादा मिल रहा है? उससे ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि आपको तो 6.56 से भी 5 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो मान के चलिए ये आपको रिटर्न मिल रहा है 7%। इस 7% को आप यील्ड कहते हैं। आज अगर मैं खरीदूं और मैच्योरिटी तक होल्ड करूं तो कितना रिटर्न बनेगा? 7%। उसे कहा जाता है यील्ड। तो जब इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो लोग आरबीआई के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने तक का ध्यान नहीं देते या वेट नहीं करते। ऑलरेडी मार्केट में गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बिकने लगेंगे और उसका भाव गिर जाएगा, और भाव गिर गया इसका मतलब यील्ड बढ़ गई। इस यील्ड के बढ़ने को और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने को सेम ही चीज मानी जाती है, क्योंकि यील्ड 7% है। उसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज अगर कोई नया बॉन्ड निकालेगा तो मार्केट को 7% रिटर्न चाहिए उस बॉन्ड पे, जो पहले 6.56 था। इसका मतलब ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़ चुके हैं। तो जब क्रूड का प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप कह रहे हो कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई टिपिकली रेट बढ़ाएगा, पर आरबीआई रेट कब बढ़ाएगा वो सेकेंडरी है। रेट उसके पहले ही मार्केट में बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचने लगते हैं, और जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचने लगते हैं यील्ड ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो क्रूड ऊपर जाना, इन्फ्लेशन ऊपर जाना का मतलब है कि आपका यील्ड ऊपर चला गया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन द यूएस। यूएस में अगर आप कमेंट्री सुनेंगे किसी को भी बोलते हुए कि यूएस में आज प्रॉब्लम क्या चल रहा है, यूएस में प्रॉब्लम है कि यील्ड्स ऊपर चले गए। यील्ड्स ऊपर जाने का मतलब क्या है और यूएस में क्यों प्रॉब्लम है? कि मान लीजिए यूएस आज $39 ट्रिलियन के डेट पे बैठा है, तकरीबन $900 बिलियन से ज्यादा का साल का इंटरेस्ट दे रहा है। अब अगर यील्ड्स बढ़ गए तो जब अब अमेरिका को और पैसा बोरो करना है तो उसे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऑलरेडी $900 बिलियन इंटरेस्ट दे रहा है, ऑलरेडी 39 ट्रिलियन का लोन है। तो सबसे पहले तो 39 ट्रिलियन का लोन है, ये रीपे कैसे किया जाता है? तो मान लीजिए 39 ट्रिलियन के लोन में से 2 ट्रिलियन की मैच्योरिटी आ रही है इस साल के एंड पे, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट दूसरा पैसा मार्केट से उठाती है बॉन्ड के थ्रू, और वो पहले वाला 2 ट्रिलियन पे ऑफ कर देती है। पर अब अगर नया पैसा मार्केट से उठाओगे पुराना पे करने के लिए तो आपको ज्यादा यील्ड देना पड़ेगा। तो आपका तो 900 बिलियन का जो इंटरेस्ट आउटफ्लो था उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट आउटफ्लो हो जाएगा। ये प्रॉब्लम चल रहा है यूएस में, यील्ड्स बढ़ गई है। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे प्रॉब्लम है। वैसे ही कंज्यूमर लेवल पे प्रॉब्लम है, आपकी मेरे लेवल पे, कि आपने और मैंने जो लोन्स ली है उसमें भी यील्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि सब फ्लोटिंग रेट्स पे होते हैं। तो अगर फ्लोटिंग रेट पे है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे तो उसमें आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। तो एज अ कंज्यूमर ऑल्सो आपको और मेरे को दोनों को प्रॉब्लम है कि हमारी ईएमआई बढ़ जाएगी। तो क्रूड के ऊपर जाने से और इन्फ्लेशन के ऊपर जाने से यील्ड्स ऊपर जा रही है यूएस में, जिससे गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम है और वहां की जनता को भी प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या रहा है? करेंसी। अब देखिए 2 तरीके से समझाता हूं, इंडिया का भी एग्जांपल लेता हूं, यूएस का भी एग्जांपल लेता हूं। इसमें अभी इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए, तो इसमें अगर मैं एज ए स्टॉक मार्केट के व्यू से देखूं तो जितनी D2C कंपनीज है वो भी डायरेक्टली अफेक्ट होंगे कि? एब्सोल्युटली अफेक्ट होगी, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं और आपका लोन महंगा हो गया है तो क्या आप घर खरीदेंगे? नहीं। गाड़ी खरीदेंगे? नहीं। 2 व्हीलर खरीदेंगे? नहीं। अगर आप घर गाड़ी नहीं खरीद रहे तो उनके स्टॉक्स क्यों ऊपर जाने चाहिए? नहीं जाएंगे।
अब अगर आप घर गाड़ी नहीं खरीद रहे तो आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, घर नहीं खरीद रहे तो क्या सीमेंट की डिमांड ऊपर जाएगी या नीचे? नीचे। तो सीमेंट स्टॉक्स का क्या होगा? स्टील की डिमांड ऊपर जाएगी या नीचे? स्टील स्टॉक्स का क्या होगा? अगर आप गाड़ी नहीं खरीद रहे तो टायर स्टॉक्स ऊपर जाएंगे या नीचे? तो उसकी सब एंसिलरी बिजनेसेस भी नीचे जाने लगते हैं। इसीलिए जब यील्ड्स ऊपर जाते हैं स्टॉक मार्केट गिरता है। तो एक एंगल ये है कि आपका क्रूड ऊपर गया इसलिए स्टॉक मार्केट गिरा, क्योंकि आपकी यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रही है। दूसरा एंगल ये है कि क्रूड जब ऊपर जाता है तो करेंसी में भी फ्लक्चुएशन आती, जिसकी वजह से भी आपका मार्केट गिरता है। कैसे? तो अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो ग्लोबली, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है तो आपके करेंसी पे भी एक इंपैक्ट आता है। क्या इंपैक्ट है? इन्फ्लेशन ऊपर जाने का मतलब है कि आपके रुपये की वैल्यू गिर गई और डॉलर की वैल्यू ऊपर चली गई। कैसे? इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है कि चीजें महंगी हो जाना। ये पेन जिससे मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए ये 1,000 रुपए की पेन है, तो आज तो मैं इसे 1,000 रुपए में खरीद पा रहा हूं, पर आज से थोड़े दिनों बाद अगर महंगाई बढ़ जाती है और ये पेन का दाम 1,200 रुपए हो जाता है, तो मैं मेरे 1,000 रुपए से इस पेन को नहीं खरीद पाऊंगा। तो मैं दो तरीके से इसे कह सकता हूं। पहला तरीका कि इसका दाम बढ़ गया 1,000 से 1,200। दूसरा तरीका है कि मेरे 1,000 रुपए की वैल्यू गिर गई, क्योंकि 1,000 में मैं पहले पेन खरीद पाता था, अब मैं पेन नहीं खरीद पा रहा हूं। तो जब भी इन्फ्लेशन ऊपर जाता है ना, तो आपके रुपए की वैल्यू गिर जाती है। और क्योंकि रुपया डॉलर के सामने ट्रेड कर रहा है, तो जब रुपए की वैल्यू गिर जाती है ऑटोमेटिकली डॉलर की वैल्यू ऊपर चली जाती है। तो मान लीजिए अगर मैं कहूं कि $1 90 रुपए है और रुपया गिर गया और 95 हो गया, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये हो ना कि $1 95 हो गया। तो पहले मैं 90 रुपए देके $1 खरीद पा रहा था, अब मुझे 95 देना है इस $1 को खरीदने के लिए। तो इसे या तो मैं कहूं कि रुपए की वैल्यू गिर गई या मैं कहूं डॉलर की वैल्यू ऊपर चली गई, मतलब दोनों का सेम ही है। ओके, तो जब भी मैक्रो इन्वेस्टिंग में आप देखें कि इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, आपको यह जानना है कि करेंसी रुपीस गिर जाएगा और डॉलर ऊपर चला जाएगा। एग्जैक्टली आज वही हो रहा है, राइट? आपने देखा कि आपका रुपया गिर रहा है, 91, 50, 92 था, उससे 94 आ गया और डॉलर ऊपर जा रहा है उसके मुकाबले। तो ये कांस्टेंट है। अब इससे मार्केट में क्या इंपैक्ट आता है? सर, अभी हम लोग रुपए को डॉलर के साथ देख ही क्यों रहे हैं? मतलब क्या रिलेशन, मतलब ऐसा डायरेक्ट रिलेशन क्या है कि हमें डॉलर के अगेंस्ट में ही देखना है रुपये को? क्योंकि डॉलर इज द रिजर्व करेंसी। आपके रुपए की वैल्यू आप क्यों किसी और करेंसी में देख रहे हो? क्योंकि आपको जानना है कि आपके ट्रेड पे क्या इंपैक्ट होगा। आप जो बोरो कर रहे हो या आप जो इंपोर्ट कर रहे हो, वो आपको डॉलर में पैसा देना है, तो कितना रुपया देना पड़ेगा डॉलर के सामने आपको जानना है। या आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें आपको डॉलर में पैसा आने वाला है, तो आपको जानना है कि उस डॉलर का रुपए के टर्म में कितना महत्व है। तो आप टिपिकली ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डॉलर में करते हो, इसलिए आपको यह जानना है कि मुझे जो डॉलर आएगा या मैं जो डॉलर दूंगा उसका रुपी टर्म में क्या वैल्यू है। इसीलिए ग्लोबली सब करेंसीज को डॉलर के सामने पेग किया जाता है, जानने के लिए कि उनकी लोकल करेंसी की वैल्यू डॉलर के सामने क्या है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड डॉलर में हो रहा है। अगर अभी मतलब ये तो मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि यूएस जब सुपर पावर था तब उन्होंने ऐसा ये किया था कि सारा ट्रेड जो है डॉलर्स में ही होगा, तभी वो डॉलर मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल करेंसी हो गया, ड्यू टू विच सब करेंसी का पेयर्स डॉलर्स में कंपेयर होता है मेजरली। व्हाट इफ अभी वो पोजीशन अभी सिंस ये वॉर है और अगर इनकेस ये यूएस पूरा हार जाता है या इन फ्यूचर भी ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से यूएस का डॉलर लोग नहीं कंसिडर कर रहे, सिंस अभी इंडिया रशिया भी हो रहा है, तो ऐसा कोई चांसेस है कि कोई और करेंसी आ गया मतलब इंडिया मतलब रुपी के साथ कंपेयर? अगर आप पिछले 500 सालों का डेटा देखें तो 5 बार रिजर्व करेंसी चेंज हो चुकी है। डॉलर आज रिजर्व करेंसी, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आज से 50 साल बाद भी डॉलर शायद रिजर्व करेंसी रहे। तो आज जब आज आप और मैं बात कर रहे हैं तो डॉलर रिजर्व करेंसी है,
और शायद इसको और उसकी पोजीशन से हटना भी है, या जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है और उसे अपनी पोजीशन से हटाना भी चाहता है, तो भी 20-30 साल लगेंगे इसको। ये ओवरनाइट कोई भी रिजर्व करेंसी चेंज नहीं हो जाता है, क्योंकि आप मानिए पूरा ग्लोबल ट्रेड उस एक करेंसी में हो रहा है लार्जली। यानी आप आज अगर चाइनीज से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको डॉलर दे रहे हो। मान लीजिए ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ईरान को डॉलर दे रहा है। ऑफ कोर्स यही तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पर ग्लोबल ट्रेड का ये मतलब है कि एक करेंसी हो जो हर कोई एक दूसरे से ट्रांजैक्ट कर पाए। तो मान लीजिए आप अगर आज रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कराकर इंपोर्ट कर रहे हैं और आप उसे रुपी दे देते हैं, ठीक है, और रशिया जब जाता है चाइना के पास कुछ इंपोर्ट करने के लिए और चाइनीज उससे चाइनीज युआन मांगते हैं, तो ये ट्रेड होगा कैसे? क्योंकि जब रशिया ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया तो इंडिया ने रुपी दे दिया, अब रशिया के पास रुपी पड़ा हुआ है। अब जब रशिया ने चाइना से कुछ इंपोर्ट किया तो वो चाइनीज युआन मांग रहे, पर इसके पास तो चाइनीज युआन है ही नहीं, ट्रेड ही नहीं होगा। इसीलिए डॉलर है जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि जब इंडिया ने भी रशिया से इंपोर्ट किया तो इंडिया ने भी डॉलर दिया, जब रशिया चाइना से इंपोर्ट करेगा तो रशिया भी डॉलर देगा, उसे आप रिजर्व करेंसी कहते हैं। तो अब मान लीजिए वर्ल्ड की सब 200 से ज्यादा कंट्रीज इस तरीके से ट्रेड कर रही है, जहां वो कुछ ले रहे तो डॉलर दे रहे, वो बेच रहे तो डॉलर आ रहा है। इसे रिप्लेस करना ओवरनाइट नहीं पॉसिबल है। तो यस, 500 साल में 5 बार रिजर्व करेंसी चेंज हो चुकी है, पर आज डॉलर है। अगर इसे चेंज होना है 20-30 साल लगेंगे इस इकोसिस्टम को चेंज होते हुए। पर जब भी ये सिचुएशन आती है तभी भी इक्विटी मार्केट्स गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आप FII है, आपने $1.90 था तब इंडिया में इन्वेस्ट किया, ओके, आपने 90 रुपए का एक स्टॉक खरीद लिया, आपने 90 रुपए का एक स्टॉक खरीदा, आपके इन्वेस्ट करने के बाद ये हो गया 99, तो आपको स्टॉक पे 10% का फायदा हुआ। अब आप कहते हो कि मेरा हो गया, मैं अब वापस जाना चाहता हूं, 10% चाहिए था, प्रॉफिट मुझे मिल गया, तो आपने इंडिया वाला स्टॉक बेचा 99 में। अब जब आप इसे एक्सचेंज करने गए और आपने 99 रुपीज दिया, तो आपको $1.95 में पड़ रहा था, तो आपको वापस आया सिर्फ 1.03। ये नंबर एग्जैक्ट नहीं होगा पर सिर्फ समझाने के लिए। तो आपने स्टॉक मार्केट में कमाया 10%, पर जब आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करके वापस लेने गए तो आपको मिला सिर्फ 3%, क्योंकि डॉलर 6% से अप्रिशिएट हो चुका था। तो ये बहुत, इंडिया का रुपी गिरना और डॉलर ऊपर आना FIIs के लिए बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग इंडिया से पैसा निकाल कर लेके जाते हैं। और अब मान लीजिए डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है का मतलब है कि आप जो भी इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे ऑयल एंड गैस हमारी आज की सिचुएशन में, वो महंगा हो जाएगा। अगर वो महंगा हो जाएगा और आप अपने एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा पाए तो आपका फॉरेक्स रिजर्व्स भी कम हो जाएगा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस को करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये सब तो आपके फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंट्री के मैक्रो को इंपैक्ट करेगा, जिसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट्स नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे। ये सब इंटरकनेक्टेड है, पर सब चलता ऐसे ही है। कोई भी मैक्रो डेटा पॉइंट मूव होगा, आपको सबसे पहले एक ही बेसिक चीज सोचनी है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट कहां जाएगा। उससे आपको पूरा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो समझ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, इसका सिंपल मतलब है यील्ड ऊपर जाएगा। जैसे मैंने आपको यहां पर समझाया, ये वाला पूरा इक्वेशन, यील्ड ऊपर जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे, मार्केट गिरेंगे क्योंकि आपकी EMIs बढ़ेगी, राइट। और जैसे ही इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, आपका करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगा, और करेंसी डेप्रिशिएट होने का मतलब है FIIs भाग जाएंगे। एज अ कंट्री आपकी GDP पे इंपैक्ट आ जाएगा, क्योंकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो जाएगा, आप ज्यादा इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। ये पूरा सिचुएशन इज नेगेटिव फॉर स्टॉक मार्केट्स। अब आप इसमें से कुछ भी एक डेटा पॉइंट चेंज कर लीजिए,
सब ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो मान लीजिए कि वॉर अगर आपको पता चला कि बहुत नजदीक है खत्म होने के, तो मार्केट क्यों पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा? क्यों? क्योंकि तब आपका क्रूड गिरेगा। क्योंकि अगर वॉर खत्म हो रहा है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पर ईरान सब ऑयल टैंकर्स को अटका के रखा है वो छोड़ देगा, ऑयल कम्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऑयल लोगों को मिलने लगा और कंट्रीज को मिलने लगा तो ऑयल प्राइसेस गिरने चाहिए। अब ऑयल प्राइसेस गिरेंगे तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा या नीचे? नीचे जाएगा। अगर इन्फ्लेशन नीचे जाएगा तो आरबीआई को रेट्स बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आपके यील्ड्स गिर जाएंगे। अगर आपका यील्ड गिर गया तो आपकी ईएमआई कम हो रही है। आपकी ईएमआई कम हो रही है तो आप ज्यादा कंज्यूम करोगे या कम? ज्यादा कंज्यूम करोगे तो मार्केट्स पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए। अब इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है का मतलब है रुपी ऊपर जाएगा, और रुपी ऊपर जाने का मतलब है डॉलर नीचे आएगा। अब अगर रुपी ऊपर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि आपने 90 रुपए का स्टॉक खरीदा एज एफआईआई, वो 99 हो गया। जब आप 99 को कन्वर्ट करने गए तभी तो रुपी बढ़ गया है। तो अब जब आप 99 को कन्वर्ट करोगे तो 10% नहीं मिलेगा, आपको 14-15% रिटर्न मिलेगा करेंसी की वजह से, वो भी मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। तो ये जो भी डेटा पॉइंट ऊपर या नीचे हो रहा है ना, उसका सिर्फ आपको एक ही आउटपुट निकालने की कोशिश करनी है कि मेरी करेंसी कहां जाएगी और मेरे इंटरेस्ट रेट्स कहां जाएंगे। अगर ये आपको समझ जाएगा तो आपको कैपिटल मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट होगा वो पता चल जाएगा, क्योंकि इसी तरीके से मार्केट्स रिएक्ट करते हैं। अब आप सोचिए गोल्ड, गोल्ड क्यों ऊपर या नीचे जाएगा इसी सेम सिचुएशन में? इसका भी आंसर एकदम सिंपल है। आपने क्या कहा, ये जो भी हो रहा है इसकी वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है और इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहा है। तो हमने कहा क्रूड ऊपर जा रहा है, क्रूड ऊपर जाने की वजह से आपने कहा कि आपका डॉलर भी ऊपर जा रहा है और आपका इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जा रहा है, बराबर। अब अगर मान लीजिए एफडी आपको 6% रिटर्न दे रहा था और अब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने की वजह से 8% रिटर्न देगा, तो आप ज्यादा पैसा एफडी में रोकोगे या कम? ज्यादा पैसा रोकोगे। तो जितना ज्यादा पैसा आप एफडी में रोकोगे वो पैसा कैपिटल मार्केट्स में आ सकता था, जो नहीं आ रहा है, इसलिए आपका इक्विटी भी गिरेगा और आपका गोल्ड भी गिरेगा, क्योंकि वो पैसा गोल्ड से भी निकलकर एफडी में आएगा, वो पैसा इक्विटी मार्केट से भी निकलकर एफडी में आएगा। और दूसरी भी चीज बड़ी सिंपल है, जब आपका क्रूड ऊपर जा रहा है तो आपने कहा डॉलर ऊपर जा रहा है, ग्लोबली गोल्ड को डॉलर में ट्रेड किया जाता है। तो अगर क्रूड ऊपर जाने की वजह से आपका डॉलर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब गोल्ड और महंगा हो रहा है। तो महंगी होती है चीज तो आप खरीदते हो कि कम खरीदते हो? ज्यादा खरीदते हो या कम? कम खरीदते हो। तो कम खरीदोगे तो डिमांड गिर जाएगी, तो उसकी वजह से भी आपका गोल्ड नीचे जाएगा। तो गोल्ड क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा तो पैसा एफडी की तरफ जाएगा, डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड महंगा हो जाएगा तो डिमांड गिर जाएगी। सेम इसी तरीके से मार्केट्स ऑपरेट करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको सिर्फ फिगर आउट करना है कि आपका इंटरेस्ट रेट्स कहां जाएंगे और आपका करेंसी कहां जाएगा, और आपका इंटरेस्ट रेट डिपेंडेंट है आपका इन्फ्लेशन कहां जाएगा उसके ऊपर। सो अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो आपका इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहा है तो आपका रुपी गिरेगा, डॉलर ऊपर जाएगा। और अगर रुपी गिर रहा है और डॉलर ऊपर जा रहा है, इसका बेसिक मतलब यह भी है कि आपका इक्विटी गिर रहा है, गोल्ड गिर रहा है और बॉन्ड के प्राइसेस भी गिर रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये समझाया। हो गया ये करेंसी मार्केट, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट, सबका रिलेशनशिप सिर्फ ये दो छोटे से इक्वेशन पे डिपेंडेंट है। तो आपको ये फिगर करना है कि आप जिस भी प्रॉब्लम में हो उस प्रॉब्लम का इंपैक्ट इन दोनों पर क्या होगा, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रिएक्ट करेंगी। तो अगर आप एक डेटा पॉइंट चेंज कर दे, अगर आप ये कहे कि इन्फ्लेशन नीचे जाएगा और इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाएगा, तो बाकी सब का डेटा चेंज कर दीजिए, वो आपका नया आंसर है। आपका रुपी ऊपर जाएगा, आपका डॉलर गिरेगा, आपका इक्विटी ऊपर जाएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा और बॉन्ड्स ऊपर जाएंगे। दिस इज मैक्रो इन्वेस्टिंग। अभी सर मतलब क्योंकि इसमें
यूएस एक एक्टिव पार्ट ले रहा है पूरे वॉर में, और उसी का करेंसी पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है। इसलिए हर एक ट्वीट ट्रम्प का पूरे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन को चेंज कर रहा है। जैसे उसने बोला कि मैं ईरान के साथ बात कर रहा हूँ, तो उसी दिन S&P 500 ऊपर चला गया कि वॉर रुकने वाला है। पर फिर ईरान ने बोला कि हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर से वो डाउन चला गया। देखिए, ईरान क्यों ना बोल रहे हैं, पहले आपको ये समझने की जरूरत है। मेरे हिसाब से वो लोग दोनों डेफिनेटली बात कर रहे हैं, ठीक है, पर ईरान क्यों ना बोल रहा है कि वो बात नहीं कर रहा है, और यूएस क्यों बोल रहा है वो बात कर रहा है। यूएस के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि यूएस की यील्ड्स ऊपर जा रही है। यूएस की यील्ड्स ऊपर जा रही है, तो यूएस पे, जैसे मैंने आपको समझाया कि $2 ट्रिलियन अगर उनको पे बैक करना है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, तो उनका इंटरेस्ट आउटफ्लो बढ़ जाएगा, और उनके कंज्यूमर्स या उनकी जनता भी गाली दे रही है, क्योंकि 4.4% अनएम्प्लॉयमेंट है यूएस में, और उनके मॉर्गेजेस के भाव ऊपर जा रहे हैं, घर के ईएमआई के भाव, वो लोग कैसे पैसा देंगे। तो सब लोग चढ़ रहे ट्रम्प पे कि बस इंटरेस्ट रेट्स और यील्ड को नीचे लेके आओ, पर वो कर नहीं सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है क्रूड के प्राइस की वजह से। तो यूएस को चाहिए क्रूड का प्राइस नीचे आए। ईरान के पास एक ही तो वेपन है। क्या ईरान की कोई मिसाइल यूएस को लग रही है? नहीं। तो ईरान कैसे ट्रबल करेगा यूएस को? ईरान के पास एक ही हथियार है यूएस को ट्रबल करने का, वो है ऑयल प्राइसेस को ऊपर रखना। अब अगर ईरान भी ये डिक्लेयर कर दे कि हाँ, मैं और यूएस सीज फायर के बारे में बातें कर रहे हैं, तो ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे? नीचे। तो ईरान का जो मेन वेपन है, जिसकी वजह से वो यूएस को परेशान कर पा रहा है, वो तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ईरान आपको ये कह रहा है कि मैं तो कोई बात नहीं कर रहा हूं बॉस, क्योंकि उसे तो चाहिए कि ऑयल प्राइसेस ऊपर रहे, वरना ये वॉर तो वो ऐसे ही हार जाएगा, क्योंकि ऐसे भी उसकी कोई मिसाइल यूएस पे अटैक नहीं कर पा रही है। तो ये जियोपॉलिटिक्स है, राइट। तो वो लोग बातें डेफिनेटली कर रहे हैं। अब मुझे पता नहीं है कि फ्रूटफुल होगा या नहीं, पर एटलीस्ट द अंडरस्टैंडिंग इज कि ट्रम्प को डेस्परेटली ये वॉर खत्म करनी है, क्योंकि वहां पर यील्ड्स ऊपर जा रही है, और ईरान फॉर व्हाटएवर रीजन इसको हल्के में नहीं छोड़ना चाहता। तो वो तो डिमांड कर रहा है कि ये वॉर अगर आपको खत्म करनी है, तो जितना नुकसान हुआ है मुझे वॉर में, वो पैसा मुझे दे दो। वो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस जो मैंने बंद करके रखा है, वो इंटरनेशनली डिक्लेयर कर दो कि अब ये हम चलाएंगे, यानी हम यहां से टोल लेंगे शिप्स को पास होने के लिए, ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट होना चाहिए। और वो ये भी कह रहे कि मुझे राइटिंग में दो कि मेरे ऊपर, लेबनान के ऊपर और मेरे जितने भी काउंटर पार्ट्स है, उन पे किसी पे भी इजराइल और यूएस फ्यूचर में अटैक नहीं करेगा। अगर आप ये करना चाहते हो तो ही मैं सीज फायर के लिए आपके साथ बात करूंगा। अब इसमें से कितना कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, नहीं पता, राइट। तो ये बहुत ही इवॉल्विंग सिचुएशन है, देखते हैं किस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे होता है। बट आई थिंक अल्टीमेटली क्रूड प्राइसेस कहाँ जाते हैं, ये डिटरमाइन करेगा कि बाकी सब फैक्टर्स कैसे रिएक्ट करेंगे। और पीस टाइम में सर, जब कुछ भी नहीं, वार नहीं चल रहा है कहीं भी, तो सब कुछ कैसे काम करेंगे? मतलब सिंपल, आपको देखना है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट कहाँ जा रहा है। देखो, क्रूड एक तरीका है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, पर बहुत सारे दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए रेनफॉल एबनॉर्मल हो रहा है, तो रेनफॉल एबनॉर्मल हुआ अगर, तो आपके फार्म प्रोड्यूस नहीं आएंगे, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन इंपैक्ट हो सकता है। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन कहां जा रहे हैं, सिर्फ उतना अगर आप ध्यान दे पाओ, तो बाकी सब इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको अब दिखाया है। तो इन्फ्लेशन को अफेक्ट करने वाले मतलब मोस्टली क्या कौन से चीज़ें हैं जो इन्फ्लेशन को अफेक्ट करती है? जैसे एक क्रूड, बहुत सारे हैं, जैसे क्रूड प्राइस हो गया, करेंसी हो गया। अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होते जाती है तो आपके ऑयल इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। वॉर हो गया, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गए, आई डोंट नो, अगर मैंने आपको क्लाइमेट कहा, क्लाइमेट इज अ बिग रीजन। अगर आपका ट्रेड में प्रॉब्लम हो रहा है किसी कंट्री के साथ, और आपको जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है इंपोर्ट करने के लिए, अगर वो नहीं आ रही है,
तो प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके कंट्री के इंटरेस्ट रेट्स इतने लो है कि लोग इतनी खरीदी कर रहे हैं जिसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर नीचे हो सकता है। तो सर आपने बोला कि अगर कंट्री को कुछ चीज़ें मंगानी ही है बाहर से और वो महंगा हो जाता है तो इंडिया में एज इन अब जैसे कि एलपीजी शॉर्टेज वगैरह हो रहा है, तो ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो मतलब रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग इंडिया को मंगाना ही पड़ेगा बाहर से? आई थिंक ऑयल एंड गैस सबसे बड़ा इंपोर्ट ट्रेड है इंडिया का, और उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ 17 या 18% डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर पाते हैं, हम 80% इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम 80% इंपोर्ट कर रहे हैं और उसे हम यहां रिप्लेस नहीं कर पाएंगे अगर, तो ये डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वैसे ऐसे ही जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम प्रॉब्लम में कंटिन्यू रहेंगे। विच इज वाई अगर आप देखें पिछले 5 या 7 सालों से द गवर्नमेंट इज एक्सटेंसिवली फोकसिंग ऑन कि सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, राइट, या ईवी, इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये सब इसीलिए हो रहा है कि हमारा डिपेंडेंस इतना बड़ा है वेस्टर्न वर्ल्ड पे या मिडिल ईस्ट पे स्पेसिफिकली ऑयल एंड गैस ट्रेड को लेकर, कि कभी भी हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर ये इकोसिस्टम टूट रहा है तो सर एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर हमें कैसे मार्केट को परसीव करना चाहिए आज से या इन जनरल? इन जनरल ऐसे सब जब सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, स्टॉक मार्केट डाउन है, गोल्ड डाउन है, बॉन्ड्स डाउन है, तो और मैं ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा हूँ तो सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है? कोशिश करें कि हर बार तकरीबन 15 से 20% आपका पैसा ऐसे एसेट में हो जिसको आप बेचकर मार्केट को नीचे खरीद पाओ एज एंड व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, राइट? जनरली आप देखेंगे, ये तो वॉर वाला सिचुएशन है इसलिए जनरली आप देखेंगे कि इक्विटी मार्केट जब गिरते हैं ना तो गोल्ड स्टेबल रहता है या गोल्ड ऊपर जाता है, क्योंकि नियर टर्म में वो एक दूसरे से नेगेटिवली कोरिलेटेड है, राइट? तो या तो आप गोल्ड में पैसा रखें या आप टिपिकली फिक्स्ड इनकम जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा रखें, जहां पर आपका पैसा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है क्योंकि इक्विटी मार्केट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगर आपके पास सही तरीके का एसेट एलोकेशन है तो उसका आप सही फायदा भी यूज कर सकते हो। अगर मार्केट्स गिर रहे हैं 20-30-40% मार्केट गिर गया है और आप तो फुल्ली इन्वेस्टेड है, तो आप मार्केट को एवरेज आउट कैसे करोगे? तो आपके पास अगर ये 20% पैसा होगा जो स्टेबल है या इनफैक्ट ऊपर गया है ऐसे सिचुएशन में, तो उसे आप बेचकर 40% नीचे मार्केट को खरीद पाओगे। तो एसेट एलोकेशन इज द आंसर टू मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तो ये समझना इजी है, पर इसे यूज करने के लिए रियल मार्केट में आपके पास पैसा चाहिए। मार्केट गिर गया है, अब आपको लग रहा है कि यहां से ऊपर जाएगा, पर आपके पास पैसा ही नहीं है, तो क्या ही कर लोगे उस नॉलेज का? तो आप सही से अगर एसेट एलोकेट करोगे और पूरा 100% पैसा इक्विटी में नहीं रखोगे और 20% साइड में रखोगे जिसे आप यूज कर पाए जब मार्केट गिरेगा, राइट, तब जाकर आप इस नॉलेज को यूज भी कर पाएंगे। क्योंकि हर 3-4 साल में एवरेज मार्केट 20% से गिरता है, हर 7-8 साल में एवरेज मार्केट 40% से गिरता है, तो आपको तो हर बार ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इनफैक्ट पिछले 25 सालों में एवरेज इंट्रा ईयर फॉल पीक से लेकर नीचे तक 18.5% है मार्केट का। इसका मतलब आपको पिछले 25 सालों में हर साल 18.5% का फॉल एवरेज मार्केट में मिला है। सबसे लोएस्ट फॉल 4.5% का है। तो पूरे ईयर में एक पॉइंट पे मार्केट पीक पर गया होगा, वहां से एवरेज 18.5% गिरा है, फिर भी निफ्टी ने आपको 11% रिटर्न दिया है। तो ये गिरना इज अ पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ द मार्केट, पर उसे आप कैसे यूज कर पा रहे हो वो डिसाइड करेगा आप कितना रिटर्न बना रहे हो। उसके लिए आपको कैश चाहिए। और सर पर हमें तो नहीं पता होगा कि टॉप से कितना गिरेगा, तो जब गिरते हैं तो ऐसा तो कि 5% पे मैंने सारे पैसे लगा दी। मेरी थियरी है 10% के बाद ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ऑन एन एवरेज पिछले 26 सालों में से 17 या 18 सालों में 10% से ज्यादा का फॉल आया। तो 10% से ज्यादा आए तो ही इन्वेस्ट कीजिए, वरना मत इन्वेस्ट कीजिए। और अगर मैंने 11% फॉल पे सारे पैसे लगा दिए
और मार्केट जैसे आपने बोला 18% या 20% पे चला गया, तब तो मैं वो पूरा, तब भी मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव ही रहेगा। 100%, पर एटलीस्ट कुछ नहीं करने से वो तो अच्छा है। और आपको और मुझे किसी को भी नहीं पता है कि वो गिरने कितना वाला है, तो आप एग्जैक्ट बॉटम टाइम करने के चक्कर में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो एक थियरी जो प्रैक्टिकली फीजेबल है उसे फॉलो कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है 10% से ज्यादा का फॉल आएगा तब आप पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। आई थिंक इट इज मच बेटर देन नॉट डूइंग इट। तो सर अभी गोल्ड का जैसे आपने समझाया था, तो आपने बोला कि मतलब नेगेटिवली कोरिलेटेड है, बट इंडिया जो इमोशन ड्रिवन मार्केट है मोस्ट ऑफ, कि गोल्ड गिरता है तो अभी लोग ऐसे हो गए कि सिल्वर का जैसे हुआ था कि डिमांड बढ़ते जा रहा है, रिगार्डलेस ऑफ प्राइस बढ़ रहा है। तो ये मतलब ये रेशियो मतलब ये कोरिलेशन चेंज होने का चांसेस है क्या? एक्चुअली जिस तरीके से मार्केट बिहेव करता है ना, ये कोरिलेशन कंटिन्यू रहेगा एग्जिस्ट होना। देखिए, गोल्ड का प्राइस इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन कि इंडिया एज अ कंज्यूमर मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। गोल्ड तो ग्लोबल कमोडिटी है, तो गोल्ड का भाव डॉलर में ग्लोबली ऊपर नीचे होता है। उसका एक छोटा सा इंपैक्ट हो सकता है कि इंडिया से क्या डिमांड आ रही है, पर इंडिया की डिमांड ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस को ऊपर नीचे नहीं कर सकती इंडिविजुअली। तो ये इक्वेशन मोटा मोटा ऐसे ही बिहेव करेगा। आज आपको थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी इतना भाग चुका था, राइट? इसलिए वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। बट इन जनरल सेंस जब भी इक्विटी मार्केट्स गिरता है, गोल्ड टिपिकली या तो फ्लैट रहेगा या ऊपर जाएगा इन द नियर टर्म। क्योंकि वो एट द एंड वो गोल्ड एक लिमिटेड सोर्स, लिमिटेड है वो, तो मतलब लोगों को पता ही है अगर आज गिर रहा है कल उठेगा ही। तो एंड आई थिंक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है कि अगर डॉलर रिप्लेसमेंट जिसकी आप बात कर रहे थे, तो कोई करेंसी तो हमें नहीं पता है ना कि चाइनीज युआन बनेगा रिजर्व करेंसी, इंडिया बनेगा रिजर्व करेंसी, कौन बनेगा रिजर्व करेंसी फ्यूचर में, हमें तो कोई अंदाजा नहीं है। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती ना, ग्लोबली अनसेड रूल है कि वो करेंसी गोल्ड है। तो सेंट्रल बैंक्स इतनी तेजी से गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं ना कि गोल्ड को डिसेंट सपोर्ट मिलते रहेगा फॉल पे। अभी जैसे आपने बोला कि इंडिया मतलब माइट बी वन ऑफ द बिगेस्ट बायर ऑफ गोल्ड होगा, और कौन सा कंट्री है जो चाइना है जो गोल्ड बाय करता है? चाइना इज द बिगेस्ट बायर ऑफ गोल्ड। वाइज तो इंडिया ही ज्वेल में भी यूज कर रहा है और इंडस्ट्रियल यूज भी रहेगा थोड़ा बहुत, पर कोई कंपैरिजन नहीं है चाइना जो तेजी से गोल्ड बाइंग कर रहा है वर्सेस इंडिया। इंडिया इज अ सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड, बट द बिगेस्ट बायर ऑफ गोल्ड इज चाइना। नहीं, मैं यूजर वाइज बोल रहा हूँ। अब तो अब शायद गवर्नमेंट के, हाँ, मैं क्योंकि यूजर कितना बाय कर रहा है, यूजर इतना बाय कर रहा है, गवर्नमेंट इतना बाय कर रहा है, वो भी बहुत अच्छा डिफरेंस है। डिफरेंस बहुत बड़ा है। आरबीआई, तो अभी मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर हूँ, मैं सुबह उठा, मैंने न्यूज़पेपर ओपन किया, तो मुझे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट तो खैर न्यूज़ में आ जाता है। देखिए, इन्फ्लेशन का डिस्कशन हर प्लेटफॉर्म पे किया जाता है, हर महीना डिक्लेयर होता है और हर प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। अगर आप कोई भी तरीके का न्यूज़ पढ़ रहे हैं ना जो फाइनेंस से रिलेटेड है, उसमें इन्फ्लेशन का डिस्कशन ना होना इम्पॉसिबल है। तो इन्फ्लेशन को ट्रैक करना उतना मुश्किल नहीं है, पर एक सिंपल तरीका देता हूं। आप जो पढ़ोगे वो तो जो हो गया है उसके बारे में ना, आगे का कैसे पता चलेगा? किसी भी एक म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट उठा लीजिए किसी भी महीने का, पहले दूसरे या तीसरे पेज पे फंड मैनेजर कमेंट्री होती है। तो ये फंड मैनेजर कमेंट्री में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स कहां जाएंगे या उनका क्या व्यू है उसके बारे में चर्चा 100% की होगी। हर महीना भी अगर आप वो पढ़ लेंगे ना, तो आपको एक डायरेक्शन मिलते जाएगा कि फंड मैनेजर क्या सोच रहा है कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स कौन सी डायरेक्शन में जाने वाले हैं। ओके, सो आई एम होपिंग कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नहीं लगा होगा, बट ये प्रोसेस ऐसे ही काम करता है। तो अगर आपको प्रोसेस समझ गया है कि मुझे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जाएंगे वो देखना है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा कि करेंसी, इक्विटी, कमोडिटी, बॉन्ड्स कहाँ मूव करेंगे, क्योंकि 99% ऑफ द टाइम्स, राइट, ये एसेट्स इसी तरीके से मूव करते हैं। और यही फायदा है मैक्रो इन्वेस्टिंग समझने का। एंड आई एम होपिंग कि आपको मैक्रो इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है उसका थोड़ा सा एक अंदाजा आ गया होगा। डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो अगर आपके पास क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट में लिखिए, एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊं। थैंक यू सो मच।